आज ये स्ट्रेच इतनी कम क्यों है? कोई स्पेशल ओकेजन आज? सर काम नहीं कर। सर लोहरी है आज। लोहड़ी हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। सर छुट्टी नहीं करी कॉलेज वालों ने। हैप्पी लोहरी टू यू सर। सेम टू यू। कॉलेज में एक्चुअली लोहड़ी की छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि लोहड़ी जो है वो इवनिंग का फेस्टिवल है, शाम को सेलिब्रेट होता है। सर ऐसे तो दिवाली की भी नहीं होनी चाहिए। दिवाली में तो फिर एक्चुअली थोड़ा सा लोहड़ी जो है एक्चुअली एरिया वाइज बोलते हैं, पंजाब से बिलोंग करता है, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिवली इसको वो किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। दिल्ली में इतना वो नहीं होता है इसका। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर अपना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर आपने वही बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पूरे करा दिया था ना, वो वाली पीपीटी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपने वो बताया था क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, फिर इनपुट डिवाइसेस आउटपुट। हम लास्ट क्लास के अंदर इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे थे। हमारा कोई एक टॉपिक रह गया था उसमें, जिसको अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस रह गया था हमारा। ओके ठीक है, उससे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक था जो हमने ऐड ऑन किया था, ऑक्टेन मेमोरी वाला, उससे कंप्लीट करते हैं। और फिर उसके बाद अपनी रेगुलर जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो मैं शेयर कर देता हूँ। सबको स्क्रीन विजिबल है? सर टाइम Yes, टेबल sir. चेंज हुआ है? टाइम टेबल चेंज नहीं हुआ है अभी। क्या है, कुछ फैकल्टीज के इंटरनल एक्सटर्नल चल रहे हैं, तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जो सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो जो फैकल्टी एंगेज होती है उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाती है। जैसे अभी मैंने तो इसी लेक्चर ले रहा हूँ, तो सर कोई और लेक्चर ले लेंगे जो मेरा होगा। तो एक्सचेंज है, जस्ट टाइम टेबल के अंदर कोई चेंज नहीं। ओके सर। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? मेमोरी पढ़े थे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन पे मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा इसको जल्दी से इसको निकल गए थे, इस वजह से हमने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाए थे हम। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उससे तो बात कर चुके हैं हम। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। उनको मेमोरी की जो यूनिट्स यहाँ पे गिवन है, बाइट, बिट, किलोबाइट, इनमें कोई इशू है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई इशू नहीं है? किसी का कोई इशू नहीं है तो क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूँ अगर तुम में से लोग प्रेजेंट हैं तो? आर्यन सिंह, आर्यन सिंह प्रेजेंट है नहीं है? आस्था, Yes, sir. आस्था तुम पहले से हो क्लास के अंदर या फिर बाद में ज्वाइन किया है? सर अभी ज्वाइन किया थोड़ी देर पहले। ओके। आस्था, वन कितने किलोबाइट की एक एमबी होती है? कितने एमबी जो है वो एक किलो उसके कितने किलोबाइट एक एमबी के इक्वल होती है? कुछ आइडिया है इस बारे में? सर 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1000 बाइट होते हैं। गीगाबाइट में 10 की पावर 5 बाइट होती है। मतलब आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन है, एक एमबी में कितनी केबी होती है?
ये भी किलो 10 की पावर 10 की पावर 6। यहाँ मैंने बिट्स में नहीं बात करी है, मैंने किलोबाइट्स में बात करी है। 10 की पावर 3। हमें तुक्के नहीं मारने हैं कि कुछ निकल आएगा। 10 सिंपल की सी पावर बात है, माइनस 1 KB 1024 होता है एक्चुअल के अंदर। 1024 बिट का 1 KB होता है, ठीक है। और 1024 KB जो होती है वो 1 MB के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है? ये जो यहाँ पे हायरार्की शो हो रही है, तो मैं ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्या किया है इसने, बिट्स से स्टार्ट किया है। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीबी और टीबी और फिर पेटाबाइट। ये जो है हमारा सीक्वेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, साइज के अंदर। सबसे स्मॉल साइज जो होता है वो बिट का होता है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। फिर नेक्स्ट हमारा बाइट आता है। 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आता है हमारा 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट जो है 1024, ये रफ में 1000 लिखा हुआ है जनरल वे के अंदर। एक्चुअल जो फिगर होती है 1024 होती है। 1024 बिट जो है वो 1 किलोबाइट के इक्वल होता है। क्लियर है? अगर मैं यहीं पे बात करूँ, यहाँ पे क्या है, ये बिट के अंदर मेंशन किया हुआ है, कितना है ये, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, अराउंड 10 लाख जो बिट्स होती है वो मेगाबाइट के इक्वलेंट होती है। या फिर आप इसको लिख सकते हो 1024 KB। जो 1 MB है वो इक्वल होती है 1024 KB के। ऐसे ही ये जो तुम्हारा GB है ये किसके इक्वल होगा? 1024 MB के। 1024 MB के इक्वलेंट होगा तुम्हारा कितना, 1 GB। ऐसे ही 1 टेराबाइट है, वो इक्वलेंट होगा तुम्हारा किसके, 1024 GB। GB के। और वहीं पे अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, 1024 TB। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। सिंपल सी क्या है, तुम्हारे बिट्स की जो मेजरमेंट है। अब इसमें अगर मान लो करना क्या है, अगर मुझे गीगाबाइट में दिया हुआ है, मुझे पता है 1 गीगाबाइट जो है वो 1 MB के 1024 MB के इक्वल होता है। बट मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है 1 GB के अंदर कितने KB होते हैं। तो प्रोसीजर क्या होगा इसका, सिंपल सा प्रोसीजर, रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी यूनिट्स हैं बहुत इजीली। तो मैं जस्ट ये बताना चाहिए, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, GB, TB, PB, ये जो है तुम्हें नॉर्मल वे में सबको पता है, क्योंकि इनिशियली क्या था, हमारे बिट्स की फॉर्म में 0 फॉर्म में वर्ट होती है। एक हमारे 4 बिट भी होती है, इसको नवल बोलते हैं। 4 बिट के लिए भी एक टर्म गिवन है, जैसे कि यहाँ पे बाइट गिवन है, ऐसे ही एक नवल होता है जो 4 बिट का होता है। क्वेश्चंस के अंदर फ्रिक्वेंटली इतना कहीं पे यूज नहीं होता फ्रिक्वेंटली, इसलिए इसको ज़्यादा वो नहीं देते हम ध्यान, बट बोलते हैं 4 बिट को निबल। ठीक है, तो किलोबाइट आ गया मेरे पास। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, 1 KB के अंदर 1000 बिट होती है, बट मेरा क्वेश्चन क्या है, 1 MB के अंदर कितनी बिट होती हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, 1 MB इक्वल टू 1000 KB इनटू, और एक KB के अंदर कितनी, जो भी तुम्हारी लास्ट यूनिट है उसकी जो यूनिट यहाँ पे क्या है, ये बिट है 1000 बिट के। तो 1 KB की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर तो किससे, 1024 KB से। तो तुम्हारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके इक्वल, मतलब 10 लाख किलो 10 लाख बाइट्स जो है 1 मेगाबाइट के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, सबसे बड़े वाले को देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है बिट्स के अंदर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा,
मैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर इसको रफ में ऐड कर देते हैं। मेरे पास क्या है, 1 TB स्पेस है। अब मेरा को क्वेश्चन क्या है, मुझे 1 TB जो है ना उसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? 1 TB को मुझे बताओ बिट्स में कितना होगा, तो क्या करोगे उसके लिए? 1 टेराबाइट किसके इक्वल होता है? 1024 GB के। TB क्लियर है? 1 TB किसके इक्वलेंट हो गया? 1024 GB के। बट मुझे क्या है, मुझे बिट्स में चाहिए इसका, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? GB, ये GB जो यूनिट है इसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा? जो इसकी वैल्यू है। अब जैसे कि GB को मुझे रिप्लेस करना है तो मैं किससे कर सकता हूँ? 1 GB किसके इक्वलेंट होती है? 102424 MB के। क्लियर है? तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं GB को जो है वो MB से रिप्लेस कर लिया है। क्लियर है? ये हो गई। अब बट मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे बिट्स में चाहिए, तो बिट्स में क्या करना पड़ेगा? मुझे इस MB को क्या करना पड़ेगा? MB को अगर बिट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1024। तो मैंने इस MB को किससे रिप्लेस कर दिया? इसकी यूनिट वैल्यू से, वो ये हो गया। अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा बिट्स की फॉर्म में। जो 1 टेराबाइट किसके इक्विवेलेंट होगा? एक्चुअल में इसके इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है? तो ये क्या है, सर जैसे एक यहाँ पे, किलोबाइट में नहीं आएगा आंसर? सर ये किलोबाइट में आएगा। हाँ, ये केबीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हमने MB को केबीज में कन्वर्ट किया। अब केबीज है, केबीज को फिर से अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे किस में आ जाएगा? बाइट्स के अंदर आ जाएगा। किसी को कंफ्यूज ना हो, हमने बिट के अंदर किस में कन्वर्ट किया? केबी में किया। केबी के बाद इसको मल्टीप्लाई करके 1024, तो ये किस में हो जाएगा? हमारा बिट्स के अंदर। तो यहाँ से केबी की जो यूनिट है उसे हम रिमूव कर देंगे, तो ये मेरे पास किसके इक्वलेंट हो जाएगा? 1 TB इक्वलेंट टू दिस मच बिट्स। क्लियर है? अब इसके अंदर तुम अगर जनरल वे के अंदर जो, हाँ बोलो। सर ये बिट्स में हुआ है, बाइट्स में हुआ है? बाइट्स में हुआ है शायद। किलो बाइट्स, हाँ, इसके बिट्स बाइट्स के अंदर लेके चल रहे हैं हम इसको। हाँ मैंने जी सर, केबी अभी ले ली, बिट्स में नहीं हुआ ना, ये अभी तो बाइट्स में ही हुआ है। हाँ, ये बाइट्स में, अगर बिट्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 8। 8। बिट की जो यूनिट है, बाइट की जो इक्विवेलेंट होता है वो 8 बिट के होता है, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये बिट्स में हो जाएगा। अभी तक कहाँ था? इतने तक कहाँ था? बाइट्स में था। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बिट्स से हो जाएगा। सिंपल सा वही लॉजिक है जो तुम अपने मतलब किलोज के अंदर करते हैं ना। 1 किलो जो होता है वो 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। बस इसको थोड़ा सा एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देख लेना है क्या होता है। समझने वाला कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर भी इसको मैं एक बार जाना, इसे गो थ्रू करना ज़्यादा जरूरी था। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर आस्था समझ में आया कुछ इसके बारे में? सर ये लास्ट 4 टाइम्स आपने करा है सर, तो 1000 नहीं होगा, 1024 कैसे होगा? जो यूनिट है एक्चुअल, जैसे यहाँ पे 1000 लिखा है ना किलोवाट, ये एक्चुअली जो यूनिट है ये जनरल वे के अंदर PPT बनी हुई है। तो यहाँ पे जो 1 किलोबाइट है ना वो 1024 बाइट के इक्वलेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो है 1024 बिट के इक्वलेंट होती है। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, जो एक बिट जो है उसका जो साइज होता है यूनिट प्लेस के अंदर, उससे मैंने इसको रिप्लेस किया है। अब यहाँ पर इन्होंने, अगर तुम जनरल वे के अंदर भी एग्जाम में लिखते हो इतनी बिट है तो उसमें कोई इशू नहीं होता, वो भी सही होता है। बट एक्चुअल करंट वैल्यू क्या है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको मैन्युअली मेंशन कर दी है तुमको। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये 1 पीटाबाइट जो होती है वो 1024 TB के इक्वलेंट होती है। ये PPT तुम्हें ऐसे ही मिलेगी जैसे ये एडिटेड है, तो इसमें तुम्हें पढ़ते वक्त भी इसको इशू नहीं होगा। हाँ, अब किसी को कोई डाउट है इसमें? आस्था कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, मैं और स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ। योगेश गुप्ता, योगेश समझ में आया यूनिट्स? तो 1 GB किसके इक्वलेंट होती है?
गुड। और कोई स्टूडेंट? राजीव गर्ग, मनीष? यस सर। राजीव समझ में आएगी यूनिट्स? यस सर। 1 MB किसके इक्विवेलेंट होती है? सर 1024 किलोबाइट। और 1 किलोबाइट किसके इक्विवेलेंट होती है? सर 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट। फिर से एक बार बोलो। 1 KB सर किसके इक्विवेलेंट होती है? सर 1 केवी ना सर। हाँ। 1024 को 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाइट्स में आ जाएगा। राजीव 1 KB जो है वो 1024 बाइट के इक्विवेलेंट होती है। हाँ सर। तो उसमें हाँ सर। मल्टीप्लाई हाँ करने की सर। जरूरत है? हाँ चलो। धृति यस सर। समझ में आई यूनिट्स? यस सर। 1 टेराबाइट किसके इक्विवेलेंट होता है? 1024 GB and if we get into bytes we will multiply 1024 4 times. ओके। और 1 बाइट में कितने बिट्स होती हैं? 8 bits. ओके। शिव कुमार? शिव कुमार प्रेजेंट है? नमित राज? सोबिया? चलो शायद ये प्रेजेंट नहीं है इसमें। ऑलमोस्ट जिसको समझ में ना आया हो, इसमें कोई डाउट हो, मुझसे बाद में फिर से पूछ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो चलो। वो 4 बिट वाले का क्या नाम बताया था आपने? क्या चीज? 4 बिट वाले का क्या नाम बताया था सर आपने? नेबल। ओके सर। NUBL। ठीक है। चलो आज हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है। कल हमने क्या किया था? कल हमने रैम के बारे में पढ़ा था, रोम के बारे में और उनके मेमोरी मेजरमेंट्स के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमने मॉनिटर, प्रिंटर और साउंड को पढ़ा। इसके अंदर बेसिक और डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको फ्यूचर के अंदर। स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। जो वॉलेटाइल होती है वो हमारी रैम जो होती है, रैम जो है हमारे पास क्या वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं या फिर परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करती हैं, जो वॉलेटाइल मेमोरीज होती हैं हमारे पास। ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हमारे पास क्या आती हैं? वो डिवाइसेस जिसके अंदर जो हमारी नॉन वॉलेटाइल डिवाइसेस होती हैं, जिसके अंदर हम डेटा को अपने क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, डिस्क है, हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस थी सेकेंडरी। इसका जो साइज होता था वो 4 to 3 इंचेस का होता था। ये ब्लैक कलर की। कितने लोगों ने यहाँ पे फ्लॉपी देखी है एक्चुअल के अंदर? सर देखी हुई है। सर देखिए। तो फ्लॉपी क्या है, बहुत ही इनिशियली जो स्टार्टिंग के अंदर जब कंप्यूटर्स आए थे, जो हमारी ये 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया था, उस टाइम पे फ्लॉपीज जो थी वो यूज में थी। तो फ्लॉपीज का जो साइज होता था वो 4 to 5 MB, 4 to 7 MB का स्पेस के साथ ये आती थी। इतने ही स्पेस के अंदर मतलब क्या होता था, जो भी डेटा होता था वो इसके अंदर फ्लॉपी के अंदर स्टोर हो गया आता था। इनिशियली क्या था, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस था वो हमारा फ्लॉपीज के अंदर आता था। तो उसके अंदर 14 to 24 फ्लॉपीज होती थी, जिनको हम क्या करते थे, पहले एक प्रोग्राम को फ्लॉपी को इंसर्ट किया, उसको लोड किया, फिर सेकंड फ्लॉपी को, फिर थर्ड, ऐसे हमें 24 फ्लॉपीज को लगाना पड़ता था, इंसर्ट करना पड़ता था। फिर हमारे पास एक एप्लीकेशन जो होती थी अपने फ़ोन, अपने हम कंप्यूटर के अंदर लोड कर पाते थे। ठीक। तो ये जो साइज था इनका बहुत कम था, स्टोरेज स्पेस जो था, और ये बहुत ही जल्दी जो होती थी वो ख़राब भी हो जाती थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव जो है, जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं आजकल अपने हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए, जो हमारे लैपटॉप्स के अंदर और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो हार्ड ड्राइव क्या है हमारे पास?
हार्ड ड्राइव का जो साइज है वो अराउंड इनिशियली क्या होता था हमारे पास 512 GB 256 GB। अब जैसे 512 मैंने GB बोला है, 512 क्यों बोला, 500 क्यों नहीं बोला, क्यों? क्योंकि 1024 GB का जो है 1 टेराबाइट होता है, तो उसको अगर मैं हाफ करूँगा तो 512 GB होता है। तो इनिशियली क्या होता था 512 GB की हार्ड डिस्क आती थी या 256 GB की हार्ड डिस्क आती थी। क्लियर है? तो अब क्या है, अब टेराबाइट के अंदर मतलब 1 TB 2 TB और 3 TB जो है जो हार्ड डिस्क का स्पेस जो है वो अवेलेबल है। ये तो हो गई उसकी स्टोरेज स्पेस की बात। ऐसे ही हार्ड डिस्क जो है अगर कंपेयर किया जाए कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हार्ड डिस्क जो है दूसरे जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस है उनसे क्या है कॉस्टियर है, बट एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी फॉर एग्जांपल रैम, ये क्या है चीप है। अगर मैं कंपेयर करूँ किसी DVD से या ऑप्टिकल डिस्क से USB से, उन सबसे क्या है मेरी हार्ड डिस्क जो है वो कॉस्टली है। ठीक है, हार्ड डिस्क की हम अगर हमें कभी भी कोई स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आता है तो हमें जस्ट उसको लिस्ट डाउन नहीं करना है। मैंने काफ़ी लोगों के असाइनमेंट में देखा है कि उसमें लिखा हुआ है मैंने उसमें क्वेश्चन किया था क्लास डिस्कस द अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो उन्होंने क्या जस्ट मेंशन कर दिया देयर इज ए 5 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और उसके आगे लिख दिया इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ है, सेकंड में ट्रांजिस्टर का, फिर IC का और फिर इसका। अगर तुम्हें एक चीज को ध्यान रखना, अगर तुम फाइनल एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, अगर तुम अपना क्वेश्चन जो तुमसे पूछा गया है, तुम्हारे क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर मान लो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर पूछा गया है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और उसके अंदर तुम 4 पॉइंट लिख के आए हो, तुम कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? ठीक है, अभी जैसे तुम्हारा असाइनमेंट दिया गया है 25 मार्क्स का है, तो मतलब क्या है, और तुम्हारे 5 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है, तो तुम्हें 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा वहां पर, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। और तुम उनसे कोई क्वेश्चन इधर तो तुम इंटरनल में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर लिखे, क्या मार्किंग हुई है। यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम अपने मार्क्स भी नहीं देख सकते हो कि कहाँ पर मेरे मार्क्स कटे हैं। तो इसके लिए तुम्हें खुद से प्रिपेयर करके उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना सीखना होगा। 1 लाइन आंसर्स नहीं चलेंगे कि इसका आंसर ये हो गया। अगर मैंने पूछ लिया है व्हाट इज कंप्यूटर, तो उसके अंदर सिंपल सी डेफिनेशन ये यूज होती है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। अगर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर तुम्हें सिंपल 1 लाइन में आंसर नहीं दे सकते, इवन तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कहाँ पे इसका यूज करते हैं। अगर तुमसे पूछा गया व्हाट इज कंप्यूटर, तो तुम्हें कंप्यूटर की पूरी डेफिनेशन लिखनी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करने हैं, उसकी एप्लीकेशन मेंशन करनी है। क्लियर है? तो ये तो हो गया मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम्हें यहाँ पर मार्क्स ये नहीं हो कि हाँ हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो। तुम्हें असाइनमेंट देने का यही रीज़न था मेरा, ये देखने के लिए कि तुम कितना लोग लिखते हो, कितना उसके बारे में एक्सप्लेन करते हो उसको। कुछ स्टूडेंट्स का तो ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा असाइनमेंट दिया है, सर काफ़ी अच्छे कर असाइनमेंट सकते में हैं उनके। पहला दूसरा क्वेश्चन तो छोटे छोटे थे, मतलब उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि 5 मार्क्स के लिए क्या लिखें, तो वो तो तुम्हें बड़ा पता नहीं है लिख ना, पाए थे। तो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी है, कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तुम्हें जो चीज़ पढ़ाई गई है तुम्हें वही मेंशन करनी है। हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कंप्यूटर के, तुम्हें वो मेंशन करने थे। तुम्हें एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर वो मेंशन करने थे। क्लियर है? तो ये सब क्या था, ये तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 लाइन्स में जो खत्म हो रहा है इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए और डिटेल में हम क्या बता सकते हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें खुद से सोचनी है। ठीक है, चलो हार्ड डिस्क की बात कर रहे थे हम। हार्ड डिस्क क्या है हमारे पास, एक सेकेंडरी स्टोरेज, इसके अंदर डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। हमने कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीड प्रोसेसिंग के, अब इसके अंदर जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है इसकी रैम से कम होती है, बट अदर जो डिवाइसेस हैं, अदर जो स्टोरेज डिवाइसेस है जैसे फ्लॉपी डिस्क या DVD है, उनसे क्या होती है फास्ट होती है जो हमारी प्रोसेसिंग होती है हार्ड डिस्क की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं DVD। DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बताएगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका जो होता है इसकी जो क्या होती है, इसके अंदर एक कोटिंग होती है, उस कोटिंग के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने जो डेटा होते हैं उसे बर्न करते हैं। क्लियर है?
तो इसका जो साइज होता है DVD का वो अराउंड 4 GB से लेकर 7.56 GB के अराउंड में वेरी करता है, डिपेंड करता है तुम किस टाइप की हार्ड डिस्क DVD जो है वो परचेस कर रहे हो। DVDs के अंदर भी फर्दर हमारे पास क्वालिटीज आती हैं, एक हमारे पास रीड ओनली होती हैं, एक हमारे पास री राइटेबल होती हैं, एक वन टाइम राइटेबल होती है। ठीक है, अगर पहले से ही प्री राइट प्रोसेस को आप कोई सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हो, उसके साथ में उसकी एक CD डिस्क आ रही है, सॉफ्टवेयर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो रीड ओनली डिस्क होती है। तुम उसको जस्ट क्या कर सकते हो, उसको जस्ट अपने सिस्टम के अंदर लोड कर सकते हो, यहाँ से उससे एग्जीक्यूशन कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम का, बट उसके अंदर कुछ तुम राइट नहीं कर सकते हो। क्लियर है, वो लॉक्ड होती है, जो राइट ऑपरेशन होता है उसके ऊपर उसको लॉक किया होता है। वैसे ही हमारे पास क्या होती है, रीड एंड राइट DVDs आती है, जिसको तुम रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। फिर एक हमारे पास राइट ओनली आती है जो कि ब्लैंक होती है। ठीक है, तुम लोग जब अपने प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तब उस टाइम पे तुमसे कहा जाता है कि अपने जो प्रोजेक्ट है उनको DVDs के अंदर या CDs के अंदर राइट करके सबमिट करो कॉलेज के अंदर, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाती है। तो ये सब स्टोरेज डिवाइस का तुम्हें वहाँ पे यूज़ अगर तुमने नहीं किया है तो वो तुम वहाँ पे देखो। कैसेट्स आती हैं, कैसेट क्या होती हैं, ये जैसे कि यहाँ पर नीचे कॉर्नर पे यहाँ पे एक इमेज दे रखी है, ये जो वाइट कलर का, ये क्या है, टेप रिकॉर्डर है जो कि रिकॉर्ड करता है, प्ले करता है। ये कैसेट जो है अब से 5 से 10 साल पहले बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हुआ करती थी, जिस टाइम पे CDs आई नहीं थी या फिर CDs जो है नई नई मार्केट में आई थी, तो उस टाइम पे ये जो कैसेट्स हैं इनका यूज होता था। इनके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ भी वही चीज़ थी, इसके अंदर ये रीराइटेबल भी आ सकती हैं, ओवरराइट के एक्चुअली ये रीराइटेबल नहीं होती थी, इनको हम ओवरराइट कर देते थे जो प्रीवियस डेटा था उसके साथ में। ठीक है, ऑप्टिकल जिप्स आती हैं हमारे पास, USB फ्लैश ड्राइव्स आती हैं, CD, ये जो CDs होती हैं वही हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती हैं। तो ये CDs के यहाँ पे वर्जन क्या है, COM रीड ओनली मेमोरी, राइट ओनली, CDR मतलब रीड ओनली, CDRW रीड एंड राइट ऑफ बोथ। ठीक है, फिर हमारे पास ब्लू रे डिस्क आती हैं, इसके अंदर क्या होता है, हाई क्वालिटी जो कंटेंट होता है हम उसके अंदर से स्टोर कर सकते हैं। फिर USB क्या होती हैं, जो हमारी पेन ड्राइव्स होती हैं। कल जब हमने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि USB के जो हमारे पास नंबर्स ऑफ पोर्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जैसे कि फ्रंट के ऊपर क्या है हमारे पास USB पोर्ट है, माइक का पोर्ट है हमारे पास, इनपुट है, और स्पीकर का एक इनपुट है। तो वो सब क्या है हमारे पास पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग पोर्ट जो हैं, ये सब जो पोर्ट्स होते हैं तुम्हारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो, अरेंज हो पाया तो तुम्हें लैब के अंदर जो एक सिस्टम है उसको ओपन करके उसके कंपोनेंट्स को हम डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या थी हमारे पास, स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनका हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एट प्रेजेंट, या कुछ चीज़ें जो हैं इनमें से एक्सपायर हो चुकी हैं जिसका अब यूज़ नहीं होता है, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम एप्लीकेशन होती है जो कि हार्डवेयर के साथ रिलेट करके GUI प्रोवाइड करता है यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एज ए इंटरफेस वर्क करता है। क्लियर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या है, मैक OS है जो एप्पल कंपनी का है, फिर उसके बाद हमारा PC DOS बेसिक है। DOS क्या है, विंडोज़ का इनिशियल कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि अभी भी CMD के अंदर तुम देखो तो कमांड, विंडोज़ के अंदर अगर तुम रन के अंदर कमांड CMD लिखो तो वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है, वहाँ पे तुम DOS की कमांड्स को रन कर सकते हो। तो वो क्या है हमारे पास बेसिक विंडोज़ का प्रोग्राम है जो कि एट प्रेजेंट फ्रीली अवेलेबल है, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है, उसका कोई अपडेट नहीं है मार्केट के अंदर। ऐसे ही हमारे पास विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7 है, ये सब क्या किए हैं कंपनी ने, इन सबको एक्सपायर कर दिया है। एक्सपायर करने का मतलब क्या होता है, एक्सपायर करने का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के पास CD है तो वो रन नहीं होगी। सॉफ्टवेयर एक्सपायर करने का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर अब जो कंपनी है जो उसको बना रही थी वो उसको और अपडेट नहीं करेगी, जो उसके अंदर कमियां थी या फिर जो अगर उसके अंदर लूप होल थे या फिर जो ब्रीचेस पॉइंट थे, उन सबको अभी क्या होता है तुम देखोगे तो विंडोज़ के जो अपडेट्स हैं रेगुलरली आते रहते हैं। तुम अगर उसे इंस्टॉल कर लेते हो अपने सिस्टम के अंदर, उसे
विंडोज़ के अंदर तुम्हारे नेट जो है एक्टिव है और उसके अपडेट्स तुमने ऑन किए हुए हैं, तो तुम क्या देखोगे विद इन हर 15 से 20 दिन के अंदर अपडेट्स आते रहते हैं। तो और वो क्या करते हैं, तो तुम्हारे सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, पैच के थ्रू उसे सॉल्व करते रहते हैं, करेक्ट करते रहते हैं। अगर किसी ने उसके अंदर सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है, कोई ऐसा लूप होल मिल गया जिसके थ्रू अटैक किया जा सकता है विंडोज पे, तो वो क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम को उस पर्टिकुलर पोर्ट की जो ड्रॉबैक्स थे उसको कम करने के लिए उसको वहां पे इंस्टॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, वो जो लूप होल है वो बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सिस्टम को सिक्योर करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट है या फिर जिसके अंदर फ्यूचर स्कोप है, वो हमारे पास किसका है, साइबर सिक्योरिटी का या फिर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन का। कंप्यूटर को कुछ हद तक हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिक्योर कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट जो मार्केट के अंदर इसका हम बहुत ही जनरल वे के अंदर यूज़ करते हैं और जो बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ है, वो होता है तुम्हारा किसका, नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क का। लैन को कंट्रोल करना इजी था। लैन के ऊपर क्या है, राउटर्स है, हमारे राउटर्स के ऊपर जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन है हम उनको फिल्टर के थ्रू या फिर फायरवॉल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। बट वायरलेस नेटवर्क को जो कंट्रोल करना है वो मुश्किल होता है। रीजन भी, कोई भी अगर पैसिव अटैकर है वो क्या कर रहा है, थ्रू आउट द नेटवर्क तुम्हारे तुम जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हो उसको क्या करता है, एनालाइज करता रहता है और उसको डिसाइफर करके उसमें से तुम्हारा कंटेंट को करता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जो कि तुम आगे फ्यूचर के अंदर पढ़ोगे और तुम इसको क्या करते हो, देख सकते हो इन सबको। फ्यूचर के अंदर अगर तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई अगर गोल है, किसी को आगे अगर रिसर्च में जाना है, तो वो इस सब चीज़ों के ऊपर अभी से ध्यान देना शुरू कर सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, लाइनेक्स है। लाइनेक्स इज यूज इन कंप्यूटर्स सर्वर एंड ओपन सोर्स फ्री टू ऑल एप्लीकेशन। लाइनेक्स क्या है हमारे पास, एक अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब फ्रीली अवेलेबल है, उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है हमारे पास। अगर तुम उससे कोड को समझते हो, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तुम उसका एक वेरिएंट निकाल सकते हो। ऐसे तुम देखोगे तो लाइनेक्स के बहुत सारे वेरिएंट हैं, यूबंटू है और उसके बाद फिडोरा है और बहुत सारे हैं। अगर तुम लाइनक्स के वर्जन सर्च करोगे ना, तो अराउंड 7 to 10 जो लाइनक्स के जो फ्लेवर्स हैं वो अवेलेबल है। फिर हमारे पास मेमोरी के अंदर क्या है ऑप्शन, रीडेबल, राइटेबल, रीडेबल और रीड एंड राइट ओवल। ये हमारे पास क्या है, परमिशंस हैं जो अपने हम हार्ड डिस्क के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे रैम के अंदर क्या लिखा हुआ है, रीडेबल है, रीड एंड राइट बोथ है। रोम जो होती है जस्ट वो रीडेबल होती है, हार्ड डिस्क जो होती है वो रीड और राइट दोनों होती है। क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, बेसिक सी जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है तुम्हारी हार्ड डिस्क की और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की। इनको हम और डिटेल के अंदर फर्दर क्लासेस जो होंगी, नेक्स्ट का जो हमारे चैप्टर्स होंगे उसके अंदर इनको पढ़ेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है, कंप्यूटर कंपोनेंट है। तुम लोगों के साथ मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर आगे हम इसको देखते हैं। तुम लोगों की चैट में मैंने अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया है, तो अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दो। मीटिंग क्लोज होगी अभी विद इन ए मिनट, तो उसके बाद इसको रीजॉइन कर लेना। सर यस, सर मैंने कल क्लास ली थी पर मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई। सर मैंने तो की थी। तो जिस टाइम पे हम अटेंडेंस लग रही थी उस टाइम सबसे पूछा गया था, तब क्यों नहीं बोले? सर मैंने की थी और मुझे लगा मेरी मार्क हो गई। सर मेरे पास तुम्हारा उसका चंचल 27। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा एक्चुअली सिंक्रोनाइजेशन एरर आ रहा है कुछ। सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दोगे आप आज की प्लीज? हाँ, नाम बताओ। सर कार्तिक गुप्ता बी। कार्तिक
कोई स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है? सर मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, सर मेरी भी। एरर आ रहा था सर। मैं तुम लोगों के साथ लिंक फिर से शेयर कर देता हूँ। चैट में तुम लोगों के पास लिंक अवेलेबल है, जिनकी नहीं हुई है वो मार्क कर दो इसमें। सर मैंने आपसे आपको मैसेज किया था 7th का, आर्यन सिंह। हाँ अरे तुम्हारी अटेंडेंस मार्क कर दिया मैंने। ओके सर, थैंक यू। सबकी अटेंडेंस हो गई, वैसे स्टूडेंट तो नहीं इसकी अटेंडेंस नहीं हुई है। शायद इससे कोई इशू आ रहा है तो वो मुझे बता दें, मैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर दूँगा। Excuse me, sir. हाँ तो तुम बोलो। Sir, can you please check my attendance? सीरियल नंबर क्या है तुम्हारा? 24 33. 33 धूपम कालरा। Yes, sir. सीरियल नंबर 24 है तुम्हारा धूपम। मार्क कर दी अटेंडेंस। Okay, thank you, sir. और कोई Can you स्टूडेंट है? mark my attendance too? There is some issue, I can't mark it. What is your name? Sneha. स्नेहा तुम्हारा सीरियल Thank you, 44 sir. स्टूडेंट्स। ओके 44 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। Sir, can you check mine too, Akanksha? आकांक्षा हेलो, तो मेरा अभी भी सिंक्रोनाइजेशन एरर आ रहा है सर। आकांक्षा सीरियल नंबर क्या है तुम्हारा? Sir, 26. आकांक्षा हाँ आकांक्षा तुम्हारी अटेंडेंस मार्क है। Okay, sir. और कोई स्टूडेंट? सर कार्तिक गुप्ता जी सर। एक्चुअली तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा सिंक्रोनाइजेशन एरर आ रहा है। हो गया सर, थैंक यू सर। हाँ तुम्हारी मार्क है। चलो ठीक है, हमारी जो लास्ट की स्लाइड है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर एक बार मेरी चेक कर दो, निहारिका। निहारिका सीरियल नंबर बताओ। 25। निहारिका मार्क द अटेंडेंस तुम्हारी। ओके ठीक है, सबको स्क्रीन विजिबल होगी अभी की जो है। ये हमारे पास क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। इसके ऊपर अब मुझे कोई बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकता है इन कंपोनेंट्स के बारे में, क्या होते हैं? सर जो मतलब इनपुट होता है उसमें तो जो प्रोसेस होती है एंटरिंग डाटा की और इंस्ट्रक्शंस की कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है, और जो स्टोरेज और जो स्टोरेज होता है उसके अंदर जो प्रोसेस होता है सेविंग डाटा का और इंस्ट्रक्शन का, वो परमानेंटली होता है कंप्यूटर के अंदर। और जो प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज होती है हमारी, उसमें जो स्टोरेज एरिया होता है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है बाय द सीपीयू। और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसमें क्या कहते हैं, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। और जो हमारा आउटपुट होता है उसमें जो प्रोसेस होता है गिविंग रिजल्ट का ऑफ डेटा प्रोसेसिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड। गुड। और जो कंट्रोल यूनिट होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो मैनेज करता है और कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर को।
गुड गुड कभी और कोई स्टूडेंट जो रोम और रैम के अंदर डिफरेंस एक्सप्लेन कर सके? सर रैम हमारी जो होती है वो रैंडम बस तुम्हारा नहीं, मैं अदर स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। साहिल, हाँ बोलो। सर रैम जो होती है सर हमारी वो वोलेटाइल मेमोरी होती है और रोम भी हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है सर, पर रैम के अंदर जो हम काम करते हैं वो टेम्परेरी साथ के साथ चलता रहता है, पर सर रोम में जो होता है उसमें सर एकदम से एक्सेस नहीं होता सर। मतलब जैसे हम काम कर रहे हैं तो सर एकदम से उसमें स्टोर नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए होगा पर एकदम से नहीं रोम, होगा। साहिल रोम का यूज क्या होता है, किस लिए यूज होती है रोम? सर रोम जो हमारे मदरबोर्ड्स पे चिप्स होती है ना उसके हिसाब से होती है। हर चिप में जैसे हर चिप की एक साइज होता है, जैसे केबी टीबी केबी में होता है सर कि हर चिप का 2 केबी 3 केबी। कोई और स्टूडेंट मुझे रैम की फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? रोम किस लिए यूज होती है? सर जो हम एट प्रेजेंट काम के लिए यूज करते हैं वहाँ पे रैम में स्टोर होती है वो मेमोरी जो हम उस टाइम पे काम कर रहे होते हैं। इसकी वजह से सर परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, परफॉर्मेंस स्पीड पे। और रोम सर प्री रिटन मेमोरी होती है जो सर कंप्यूटर जिसने प्रोग्राम करा मैन्युफैक्चर उसको यूज करते हैं, जिसको सर हम इरेज नहीं कर सकते। और कोई स्टूडेंट? अनुराग शर्मा। सर रैम जो होती है सर वो टेम्परेरी मेमोरी होती है सर, उसको जब फंक्शन रोम की बात करेंगे तक्षण, रोम क्या होती है? ओके सर, रोम जो होती है सर वो हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है सर, वो हमारी इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रखती है हमारे कंप्यूटर में। और वो हमारी अगर रैम को कोई फंक्शन करना है तो वो रोम से इंफॉर्मेशन उठा लेता है एंड देन द रैम परफॉर्म्स द इंस्ट्रक्शन दैट आर सर रोम में मेमोरी हम लोग रेज नहीं कर सकते सर, परमानेंट हो जाती है उसमें। सर वो तब भी रहती है जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। Stores the instructions and programs that are required to run the computer. गुड। सर रोम को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ओके, सेकेंडरी मेमोरी हमारी जो होती है वो एक्चुअली हमारी सर हार्ड डिस्क रोम एक होती है। टाइप की मेमोरी होती है जिसके अंदर जो डाटा होता है वो प्री रिकॉर्डेड होता है। सबने काफी सारी डेफिनेशंस बोलती हैं, सम अप करके मैं एक डेफिनेशन देता हूँ और तुम उसको कोई डाउट आता है तो बोलना। रोम हमारे पास क्या है, एक अगर मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ, ये एक डेवलपर के थ्रू इसको हम राइट करते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है, इसको जस्ट हम रीड कर सकते हैं। जो यूजर है ना उसके अंदर अपना कोई डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है। ये डेवलपर के थ्रू, जो सिस्टम डेवलपर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर है जो कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके थ्रू रैम जो के अंदर रोम के अंदर जो डेटा है, जो प्रोग्राम है, वो वन टाइम इंस्टॉल होता है और थ्रू आउट जब तक वो हार्डवेयर हमारा प्रेजेंट है तब तक वो सेम सेट ऑफ कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और तुम्हें उसका डेटा जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करता है तुम्हारे साथ। तो ये क्या होता है, हमारे पास रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। यूजर इसके अंदर राइट नहीं कर सकता है कुछ भी। जो हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है जिस सिस्टम को रन करने के लिए इनिशियली स्टार्ट करने के वक्त जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो हमारे रोम से होता है। क्लियर है? किसी को इसके कोई डेफिनेशन कोई डाउट है तो मुझे बताओ, या फिर तुम लोग गूगल पे जाके सिंपल सा रोम सर्च करो, व्हाट इज रोम, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ इट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट। तुम्हें कोई भी कंपोनेंट है उसकी तुम्हें 4 चीजें पता होनी चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे उसका यूज होता है और उसका यूज क्या होता है, हम कहाँ पे उसका यूज करते हैं। ठीक, ये थी हमारी आज की लेक्चर, ये जो कंप्लीट है। तुम लोगों के साथ मैं ये जो पीपीटी है इसको शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। हाँ, तो एक स्क्रीन के ऊपर एक मैचिंग क्विज है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्होंने इसको पहले एक्सेस नहीं किया है, नहीं देखा है। तो कोई भी बता सकता है इसको? matches to kilo. ये जो हर्ट्ज है ये किसके इक्वल होता है? साइकिल पर सेकंड। साइकिल्स पर सेकंड।
साइकिल पर सेकंड हमारी, और किलोबाइट 1000 1000, और हमारे पास ये जो मेगाबाइट है वो किसकी इक्विवेलेंट होगी? 10 lakh, 10 लाख 10 lakh. 10 lakh। और हमारे पास क्या है? गीगाबाइट है लास्ट के अंदर 10 crore, 110 इंटू, चलो ठीक है, ये हमारे पास क्विज है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कस कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी। सर लास्ट क्लास भी आप लोग है ना आज? आज हाँ, लैब मैं लूंगा लास्ट वाली आज। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।